हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और इसमें आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अगले राष्ट्रपति यानी कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 20 जनवरी को इनका इनॉग्रेशन होगा, यानी कि जैसे हमारे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होते हैं वैसे ही यहाँ पर इनॉग्रेशन होता है। ये ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, यानी कि अब जो बाइडेन है ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि कार्यकारी राष्ट्रपति रह गए हैं। जितने भी आवश्यक मुद्दे होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल समितियां होती हैं, बैठक होती हैं, अब उसमें कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे जो बाइडेन। लेना चाहे तो ले सकते हैं, परंतु अब जब नए राष्ट्रपति आ गए हैं तो ऐसे बड़े निर्णय लेने से बचा जाता है प्रायः, क्योंकि आने वाले राष्ट्रपति की क्या मंशा है, उनकी क्या सोच है, वो अपने आधार पर काम करती हैं। तो यदि देखा जाए तो आज का यह वीडियो इस बात पर आधारित है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या जलवायु परिवर्तन पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव पड़ सकता है। ये टॉपिक बनाने का उद्देश्य क्या है, मैं पहले उद्देश्य बता देता हूं कि जैसे आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, अब याद रखिएगा कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जिसको कॉप कहा जाता है, ये कई मुद्दों को लेकर चलती है। जैसे हाल ही में बायोडायवर्सिटी पर भी आधारित एक कॉप की मीटिंग हुई है। अब ये जो कॉप है ये जलवायु परिवर्तन पर कार्य करती है, यानी कि जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, किस प्रकार से कम किया जा सकता है विभिन्न प्रकार के देशों के द्वारा, यानी कि जो 196 नेशन है इनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, विकासशील देशों की क्या भूमिका होनी चाहिए, विकसित देशों की क्या भूमिका होनी चाहिए। ये तमाम प्रकार के मुद्दे इन कॉप की मीटिंग में उठाए जाते हैं। अब ये जो COP19 है, याद रखें कि अजरबैजान का एक सिटी है बाकू, तो अजरबैजान के बाकू में होने वाली है। और इसी के कारण यह मुद्दा गरमाया हुआ है कि भाई क्या डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से जलवायु परिवर्तन का ये जो नकदी विवाद है, नकदी विवाद का आशय ये होता है कि जब आप 2009 में कॉप की मीटिंग देखेंगे तो उसमें यह स्टेटमेंट दिया गया था कि जितने भी विकसित देश हैं ये विकासशील देशों को $100 बिलियन तक प्रोवाइड कराएंगे, है ना, ताकि ये भी अपना विकास सुनिश्चित कर सकें, यानी कि कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हेल्प करेंगे ये विकसित देश विकासशील देशों को। अब इसमें और भी कई डायमेंशन थे, हम उन पर नहीं जाएंगे। जो मेन मुद्दे हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे। कारण यह है कि वीडियो को बहुत लंबा ना खींचते हुए जो ये आर्टिकल के पीछे की मंशा है और क्यों कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से जलवायु परिवर्तन का यह जो मुद्दा है यह कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। और वापस से का मतलब कि पहले भी यह मुद्दा गरमाया था। 2016 के आसपास की यदि आप बात करेंगे, 2020 के आसपास की यदि आप बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। इवन यदि आप डोनाल्ड ट्रंप सर के स्टेटमेंट देखेंगे तो ये स्टेटमेंट के कारण ही ये पूरा मुद्दा चर्चा में आया है। एक्चुअली जब 2016 में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए थे, चूंकि बराक ओबामा सर 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके थे और यूएस नियम के अनुसार, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो कि 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, अब चाहे वो अलग अलग कार्यकाल में बने हो या फिर चाहे वो सेम कार्यकाल में बने हो, अब वो आजीवन अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ भी नहीं सकते हैं, है ना। यानी कि आपको 2 बार मौका मिलता है अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर विराजमान होने का, व्हाइट हाउस को अपने अंडर में करने का। तो यदि देखा जाए तो डोनाल्ड यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार रह चुके थे बराक ओबामा, और अब उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन। जब इनके मध्य बहस हो रही थी तो वर्ष 2016 में एक ट्वीट काफी वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था, डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट था, इसमें कहा गया था कि विश्व में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ नहीं होता है, यह केवल और केवल चाइना की एक नीति है। अब सभी जानते हैं कि भाई यूएसए और चाइना के रिलेशन कैसे हैं। नो डाउट कि बाद में इस स्टेटमेंट को हटा भी दिया गया, यानी कि नीचे आप देख पाएंगे कि भाई ये फाउंड ही नहीं हुआ। अब इतनी बड़ी महान हस्ती, इतनी सुपर पावर के एक प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार अपना ट्वीट हटाते क्यों हैं? क्योंकि आज वर्तमान में सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन कितना ज्वलंत मुद्दा है, और इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन किए जा रहे हैं इनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस स्टेटमेंट के पीछे का भी एक कारण था, वो कारण मैं आने वाले 5 मिनट में डिस्कस करूंगा। पहले मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं। इसी को क्रिटिसाइज करते हुए फिर रिट्वीट भी आए थे। ये ट्वीट अभी डिलीट कर दिया गया है, उसी टाइम डिलीट हो गया था, है ना। फिर इसके रिट्वीट पर भी बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए गए थे। ये हमारे टॉपिक का विषय नहीं है, केवल और केवल मैंने आपको दिखाने के लिए कि वाकई में इसकी नींव क्या है ना। और इसी ट्वीट के बाद ये जो ट्रंप सर ने जवाब दिया था वो ये है
यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप पूरी पीडीएफ यहाँ ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब पीडीएफ की क्या आवश्यकता है भाई इसमें, तो पीडीएफ के थ्रू आप इस पूरे टॉपिक को बड़े ही इजीली मैनर में समझ सकते हैं, इसीलिए ये पीडीएफ कई स्टूडेंट के लिए काफ़ी कारगर हो सकती है। तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ये समस्त पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर दी अपलोडिंग वीडियो। अब यदि हम देखें तो भाई ये मुद्दा आया कहां से, ये तमाम प्रकार की न्यूज़ हैं जो कि आप देख पाएंगे और इसमें बताया गया है कि ट्रंप अमेरिकी जलवायु नीति को क्या पलटने वाले हैं या फिर क्या यह प्रभावित हो सकती है। अब जरा एक बार हम डिस्कस करते हैं कि भाई हुआ क्या है वास्तविकता में और ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिएगा, समय समय पर आप पाएंगे कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है जो कि अभी अजरबैजान बाकू में होने वाली है, संपन्न होने वाली है, तो इसमें जो बाइडेन भाग तो लेंगे, पार्टिसिपेट तो करेंगे, पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं देंगे। इसके पीछे का रीजन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मंशा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये एक अलग प्रकार की धारणा है। अलग प्रकार की धारणा का आशय कि वो बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो कि जितने भी विकसित देश हैं ये विकासशील देशों को $100 बिलियन तक दे। अब कहा तो गया है, स्टेटमेंट काफी कुछ आते हैं, परंतु ये स्टेटमेंट पर कितना ज्यादा कार्य किया जाता है और कितनी ज्यादा एग्री होते हैं सभी देश, ये बहुत ही अलग बात हो जाती है। जैसे ये जो $100 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं, ये 2020 तक का लक्ष्य था, इसको फिर बाद में 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया और अभी भी यह लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया है। ठीक है, तो यहां पर जो चीन है उसका कहना होता है कि भाई हम एक विकासशील देश है और विकसित देशों में चीन को भी शामिल किया गया था कि आप भी विकासशील देशों को $100 बिलियन तक देंगे। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आवश्यक ये है कि भाई आप ये पूरे स्टेटमेंट सुन लें, यानी कि ये जो भी मैं बात बता रहा हूं ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये पूरे डोनाल्ड ट्रंप सर के स्टेटमेंट है। इसको आप डाउनलोड करें या फिर वीडियो को पॉज कर आप इनको पढ़ सकते हैं, इनका मीनिंग निकाल सकते हैं कि कहां तक डोनाल्ड ट्रंप सर क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी मंशा व्यक्त करते हैं और क्लाइमेट चेंज को वाकई में एक धोखा मानते हैं, है ना, या फिर केवल और केवल एक हिडन एजेंडा माना जाता है, या वाकई में ये इस बात पर एग्री करते हैं। ये उनका ऑफिशियली स्टेटमेंट है जो कि CNN को दिया गया था। चलिए, अब यहां पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्या। उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई, कि आप में से जो भी स्टूडेंट 2025 का यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब 2025 के लिए काफ़ी कम दिन शेष रह गए हैं। तो यदि आप बड़े ही अच्छे मैनर में रिवीजन भी करना चाहते हैं या फिर कम समय है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि रिवीजन किस प्रकार से किया जाए, तो ये फास्ट ट्रैक बैचेस जो कि स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिए गए हैं, आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। AKB लाइव कोड का यूज़ करने पर आपको मेरी मेंटोरशिप और साथ में वे तमाम प्रकार की सुविधाएं जो भी स्टडी IQ IAS हिंदी आपको प्रोवाइड कराता है, इन बैचेस में आपको AKB लाइव कोड का यूज़ किए जाने पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसी प्रकार जो स्टूडेंट 2026 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए P2I फाउंडेशन बैच है। अब P2I का मतलब होता है वही बैच जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। यदि आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाता है और यहाँ पर आपको आवासीय सुविधा के तहत पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर आपका, यानी कि मेंस की तैयारी का भी और आपका रहने खाने का बंदोबस्त भी स्टडी IQ IAS हिंदी की ओर से होता है। और यदि आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहीं पर आपको इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन भी कराई जाती है विद एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपर्ट मेंटोर और साथ में जो एक्स सर्विसमैन है ना, उनके द्वारा, उनके गाइडेंस में ये प्रिपरेशन होती है। 2027 के लिए काफ़ी टाइम है, परंतु यदि आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कहा जाता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में कम से कम 2 साल का समय आपको चाहिए। 2 साल में आप बिल्कुल, यानी कि आप बेसिकली एक प्रश्न होता है कि यूपीएससी का एग्जाम मैं कब दूं, है ना। यदि मान लीजिए मैं 18 साल का हूं, मैं 20 साल का हूं, तो मैं कब यूपीएससी का एग्जाम फेस कर सकता हूं। तो भाई आप 1 से 1.5 साल, 2 साल, मैक्सिमम 2 साल, कम से कम 1 साल का समय लें। उसके बाद जब आपका पूरा कोर्स प्रिपेयर हो जाए तो फिर आप अपना प्रीलिमिनरी एग्जाम देने के लिए बैठे। इसके पहले आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपका टारगेट 2027 है या फिर उसके बाद का यूपीएससी एग्जाम फेस करने का है तो आप इन लॉन्ग टर्म बैचेस का पार्ट बन सकते हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की तैयारी कराई जाती है इनमें, चाहे वो 2026 का बैच हो या फिर 2027 का बैच हो। 2025 के बैच में इसलिए नहीं क्योंकि अब इनमें समय शेष रह गया है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए
आप AKV लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। यहां पर जो 2026 के स्टूडेंट रहेंगे और 2027 के स्टूडेंट रहेंगे उनको फ्री NCERT क्लासेस भी इस कोड के तहत प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करने पर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर विजिट करेंगे। वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल दिखेंगे। आप 2026 लिए क्लिक किया है तो 2026 में आप जाएंगे। पे पर डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है, पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यूज कोड का ऑप्शन आएगा। आप अदर कोड भी यूज कर देख सकते हैं, परंतु जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो AKV लाइव कोड फैकल्टी कोड के साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा। वापस आते हैं टॉपिक पर कि देखिएगा, आपने कभी ना कभी एक वर्ड सुना होगा पृथ्वी सम्मेलन। तो 1972 का जो समय था, यहां तक यदि हम देखें तो विश्व में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन जैसा कुछ नहीं था। यानी कि पूरा विश्व जानता ही नहीं था कि भाई जलवायु परिवर्तन एक्चुअल में होता क्या है। ये जलवायु परिवर्तन शब्द पहली बार हमारे सुनने में आया था 1984 के समथिंग, और इस पर क्रियान्वयन जो किया गया था ये 1998 से किया गया था। अर्थात 1998 के बाद से आप देखेंगे कि लगातार यह चर्चा में बना रहा और लगातार इस पर विचार होते रहे और लगातार इस पर सम्मेलन होते रहे, विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल रिलीज होते गए। परंतु इसकी शुरुआत कहां से होती है, देखिएगा 1972 में एक पृथ्वी सम्मेलन होता है कि हमें पृथ्वी को कैसे देखना है, हमारी पृथ्वी कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर मानव पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है। और ये सम्मेलन पर्यावरण पर आधारित पहला सम्मेलन था। 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम में ये हुआ था और इसीलिए डेट थी 5 जून। दैट इज वाई 5 जून को आप मनाते हैं पर्यावरण दिवस। इसमें एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसको कहा जाता है UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, एनवायरमेंट से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वो इस प्रोग्राम के अंतर्गत की जाती हैं। अब यहां तक क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ नहीं था, परंतु ये जो पर्यावरण सम्मेलन हो रहे थे इनकी अवधि रखी गई थी 20 ईयर, यानी कि प्रत्येक 20 साल में हम एक पर्यावरण सम्मेलन करेंगे। 1984 में जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा पहली बार हमारे सामने आता है और 1998 में इस पर पहली बार विचार किया जाता है। अब जो सेकंड पर्यावरण सम्मेलन हुआ, यानी कि 1992 में जो सेकंड हमारा पर्यावरण सम्मेलन हुआ, उसमें इस मुद्दे को बहुत बढ़ा चढ़ाकर रखा गया। बढ़ा चढ़ाकर को आप नेगेटिव ना लें, यानी कि बहुत गंभीरतापूर्वक इसको लिया गया। इससे पहले एक संस्था का गठन हो गया था क्लाइमेट चेंज के लिए, जिसको कहा जाता है IPCC, यानी कि इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए हमें क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, इन पर अपने विचार रखती थी। 1992 में फिर UNFCCC आता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहां पर CC का मतलब है कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। क्लियर, तो ये बनता है। और फिर इसी के अंतर्गत एक और संस्था बनती है जिसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यानी इससे पहले भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती थी, परंतु जलवायु परिवर्तन का मुद्दा धारण करते हुए किसी प्रकार की कोई कॉन्फ्रेंस पार्टी अभी तक नहीं हो रही थी 1992 तक। 1992 में जो सेकेंड पर्यावरण सम्मेलन हुआ, इसमें कॉप का निर्माण किया गया, कॉप का गठन किया गया और कहा गया कि 1995 के बाद से प्रत्येक वर्ष कॉप की मीटिंग होगी और कॉप की मीटिंग अलग अलग स्थानों पर की जाने लगी। इसमें से भारत में भी की गई है। जो कॉप 8 है वो भारत में आयोजित किया गया था। यदि आप देखेंगे तो जब कॉप 26 आया, या फिर आप में ऐसा मान लें कि जो 2019 में कोविड आया था, इस कोविड में जो कॉप की मीटिंग हुई, यहां से इसको डिजिटल कर दिया गया। यानी कि पहले किसी एक देश में देश के प्रतिनिधि जाकर किसी एक जहां पर भी निर्धारित की जाती थी कॉप की मीटिंग, वहां पर जाकर बैठक किया करते थे। अब चूंकि कोविड आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, इसीलिए 2019 के बाद से इसको डिजिटल कर दिया गया था। वापस से ये नॉर्मल हो गई है। अब यदि देखा जाए तो समय समय पर ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई, इसमें से 1997 में जो कॉप की मीटिंग की गई थी, यानी कि आई थिंक ये 3rd मीटिंग थी, ये जापान के क्योटो नामक स्थान पर की गई थी और यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल रिलीज किया गया था। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल में जो हमारा पूरा वर्ल्ड था, यानी कि पूरे विश्व के जितने भी देश थे, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और ये 2 पार्ट्स कहे जाते हैं Annex 1। अब ये मैं कहां पहुंच गया हूं, तो पहले मैं बता दूं भाई कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप सर का कनेक्शन बताया जा रहा है कि ये नई पर्यावरण नीति या फिर नई जलवायु नीति ला सकते हैं, ये शुरुआत कहां से हो रही है, मैंने वो शुरुआत यहां पर बताई है।
अब इसी शुरुआत के आगे चलते हुए हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट कहां से आया था। जरा समझिएगा कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल रिलीज किया गया था, इसमें पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट था एनेक्स 1। एनेक्स 1 में उन सभी देशों को शामिल किया गया था जो कि विकसित देश हैं, और इसमें लगभग 16 देशों को शामिल किया गया था। और एनेक्स 2 में बाकी विश्व के समस्त देशों को शामिल किया गया था। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा था कि भाई चाइना को किसमें शामिल किया जाए, यानी कि चाइना को एनेक्स 2 में रखा जाए जो कि अल्प विकसित है, या फिर जो विकासशील देश है, या फिर एनेक्स 1 में रखा जाए। तो यूएसए का ये कहना था, 1997 की मैं बात कर रहा हूं, 1997 में यूएसए जो चाइना है वो आज जैसा नहीं था। यानी कि यदि आप चाइना को आज देखोगे तो चाइना में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट है कि आज यदि हम उसको विकसित राष्ट्र की संज्ञा देते हैं तो ये कहीं से लेकर कहीं तक गलत नहीं है। भारत विकासशील देश है, ये भी गलत नहीं है, परंतु 1997 में ऐसा नहीं था। 1997 में जिन देशों को शामिल किया गया था उनमें यूएसए, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस, ये सब थे, और यहां पर बाकी विश्व के तमाम देश थे। यानी कि अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसको लागू करने के लिए आवश्यक था कि भाई ये जो 16 देश हैं ये इस क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन करें। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो यदि उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो इसका मेन उद्देश्य था कि सर वर्ष 2008 तक, यानी कि 2 ईयर की यहां पर तुलना की गई कि 1990 में जितना कार्बन एमिशन हुआ, 1990 में जितना CO2, अब कार्बन एमिशन को मैं CO2 लेकर चल रहा हूं, यहां जलवायु परिवर्तन के लिए अन्य गैसें भी उत्तरदायी हैं, अकेली CO2 नहीं है। यदि आप मीथेन को देखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को देखेंगे, है ना, यदि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन को देखेंगे तो ये तमाम प्रकार की गैसें इसके लिए उत्तरदायी हैं। चूंकि इसमें सबसे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज वाई हम कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। तो इसमें मेन था कि कार्बन उत्सर्जन को 1990 के कंपैरिजन में 2008 से लेकर 2012 तक 5.2% तक कम करना इसका मेन पर्पस था, इसका मेन उद्देश्य था। अब मैंने अभी बताया कि इसको पास करने के लिए, यानी कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ये लागू करने के लिए आवश्यक था कि ये 16 देश इस स्टेटमेंट पर साइन करें। परंतु कहा जाता है कि ये यूएसए की नीति थी। अब हम नहीं जानते हैं कि ये कितनी सत्य है या फिर कितनी असत्य है, क्योंकि यूएसए और कनाडा के आप रिलेशन अच्छे से जानते हैं, भले बीच में ये विवाद में रहे हों, परंतु आज भी ये अच्छे मित्र के रूप में जाने जाते हैं। यहां पर जो कनाडा था इसने साइन नहीं किए, और लक्ष्य था 2008 से लेकर 2012 तक का, और कनाडा इस पर साइन करता है लगभग 2005 में। और जब 2005 में इसने साइन किया तो फिर ये क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ। यानी कि कनाडा ने साइन जरूर किए, परंतु बहुत ज्यादा सोच समझ कर किए, और यहां पर यह जो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है इसको विफल मान लिया जाता है, ये फेल माना जाता है। कनाडा ने इस पर साइन तो कर दिए, परंतु उसका कुछ महत्व निकल कर नहीं आया। अब आवश्यक ये था भाई कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल लाया जाए जो कि समस्त देश माने, क्योंकि यहां पर केवल और केवल एनेक्स 1 देशों को शामिल किया जा रहा था, एनेक्स 1 देशों पर ध्यान दिया जा रहा था, और एक प्रकार से ये बाध्यकारी तो था, बाइंडिंग इन नेचर तो था, परंतु बाइंडिंग इन नेचर किसके लिए, इन 16 देशों के लिए। और 16 देशों पर यह दबाव डाला जा रहा था कि आप जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करें, जो कि बहुत हद तक सही भी था और बहुत हद तक गलत भी था। क्योंकि एनेक्स 1 देशों का कहना था कि भाई यदि जलवायु परिवर्तन वाकई में हो रहा है तो एक अकेला यूएसए, एक अकेला कनाडा, या फिर एक ये केवल और केवल 16 देशों के कारण तो हो नहीं रहा। यदि प्रयास करना है तो ये समस्त देश प्रयास करें, इनका कहना भी सही है। और ये शेष देशों का कहना था कि भाई अभी ये 16 देश, वो वाली कंडीशन हो गई, यानी कि 600 चूहे खाकर बिल्ली ऐश को चली, कि भाई इन्होंने अपना विकास कर लिया है, अब ये तो कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हमने तो कार्बन उत्सर्जन बहुत कम किया है, हम तो अभी अल्प विकसित हैं, अब हमको अपना विकास करने का मौका मिलना चाहिए। और जब हमने अपना विकास करना चालू किया तो आपने ये कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने का प्रस्ताव ला दिया, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल को लाकर हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि दोनों ही देशों की मंशा, दोनों ही ग्रुप की, एनेक्स 1 और एनेक्स 2 की मंशा बिल्कुल साफ थी। अब ऐसा नहीं है कि एक क्योटो प्रोटोकॉल आने के बाद जब 2005 तक कनाडा ने साइन नहीं किए थे और 2005 में जब साइन किए तो कॉप की मीटिंग नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं, बीच बीच में कॉप की मीटिंग हो रही थी। 2009 में एक और कॉप की मीटिंग होती है, और कॉप की मीटिंग में यह बताया जाता है, कब की मैं बात कर रहा हूं, 2009 की,
ये बताया जाता है कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, ये विकसित राष्ट्र यानी कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, ये सब इनके जैसे राष्ट्र, इंडिया, पाकिस्तान, है ना, चाइना चूंकि अपने आप को अल्प विकसित बताता है इसलिए इंक्लूडिंग चाइना, ये इन सभी राष्ट्रों को $100 बिलियन तक देने का प्रयास करेंगे और इसका लक्ष्य रखा गया कितना, 2020 कि 2020 तक आप इन सभी राष्ट्रों को $100 बिलियन देंगे। और ये क्या है, एक प्रकार का आप टैक्स मान लीजिए कि भाई आप भी कार्बन एमिशन कर सकते हैं, परंतु इसके बदले में आपको इनको टैक्स पे करना होगा जो कि $100 बिलियन होगा और इसकी अवधि 2020 होगी। और इसके बाद से विभिन्न ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनके स्टेटमेंट आना चालू होते हैं कि ये सरासर गलत है। अब देखो कहानी क्या हुई कि 2008 से 2012 तक का लक्ष्य रखा गया था, 2005 में कनाडा ने साइन किए, 2009 में यह स्टेटमेंट निकल कर आया, यानी कि एक नया रूल ला दिया गया जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए। और इस समय यदि अमेरिका के प्रेसिडेंट देखें तो ये थे डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका के प्रेसिडेंट देखें तो ये थे बराक ओबामा। और बराक ओबामा थोड़े सेंसिटिव माने जाते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, यानी कि इनकी तुलना सीनियर जॉर्ज बुश से की जाती है कि भाई दोनों के जो विचारधारा है जलवायु परिवर्तन को लेकर ये लगभग इक्वल है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप, मैं बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, है ना, बराक ओबामा जब यूएसए प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने इस क्योटो प्रोटोकॉल को जब विफल होते देखा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को गंभीरता से लिया तो 2015 में फिर एक समझौता किया जाता है, वो है पेरिस समझौता। अब पेरिस समझौते में INDC का उपयोग किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर इसका गठन किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब इसका क्या अर्थ है, देखो ये तो फेल हो गया, इसके फेल होने के बाद ये पेरिस समझौता लाया गया, किसके दबाव में लाकर, यानी कि इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका थी ये बराक ओबामा सर की। इन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो कि किसी भी देश के ऊपर दबाव मत डालो, जलवायु परिवर्तन होगा तो भुगतेंगे तो सभी, यानी कि इनकी जलवायु परिवर्तन को कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की है। अब एजेंडा 21 हमने पहले ही ला दिया था कि भाई 2100 तक हमारी पृथ्वी कैसी होगी, तो इन्होंने कहा इसी को उठाया जाए, इसी को मद्देनजर रखा जाए। और इन्होंने कहा कि भाई सभी देशों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको 2100 तक कितना कार्बन एमिशन कम करना है, कोई लक्ष्य नहीं बताएगा, हर देश उठे और अपने लेवल पर अपना एक लक्ष्य बना ले, है ना। तो इसमें भारत ने भी अपना लक्ष्य बनाया है। और ये जो जैसे भारत है तो भारत ये सोच ले कि भाई मुझे कब तक डेवलप्ड होना है, मैं कब तक कितना कार्बन एमिशन कम करूंगा। भारत ने भी अपना लक्ष्य बनाया है कि 2030 तक मैं अपना कार्बन एमिशन लगातार कम करते जाऊंगा और 2030 के बाद मैं इसको और अधिक कम करने का प्रयास करूंगा। हाँ, इसका डेटा समय समय पर निकल कर आता है, परंतु ऐसा बिल्कुल क्लियरली डेटा दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये डेटा कई बार विवादों में रहता है। तो यहां पर भारत ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। भारत का कहना है कि मैं 2030 तक इसको कंट्रोल करने का प्रयास करूंगा। अब विभिन्न देशों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया। इसके पीछे भी यदि आप देखें तो भाई जब ये स्टेटमेंट आया, पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे विवाद हैं, परंतु जब ये $100 बिलियन की बात कही गई थी, है ना, कहां पर, 2009 में, तो डोनाल्ड ट्रंप सर ने कहा था कि अब, यानी कि 2015 में ये आया, 2016 से ये प्रभावी हुआ, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप सर गद्दी पर बैठे, चुनाव हुए, गद्दी पर बैठे, और फिर इनका स्टेटमेंट आया कि नहीं, ये जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन जैसा कुछ नहीं है। इस स्टेटमेंट के पीछे का रीजन क्या था? जैसे पृथ्वी का भूगर्भ इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर एक साइकिल चलती है जिसको आप हिमयुग और अंतरा हिमयुग की साइकिल का नाम देते हैं। और ये जो हिमयुग अंतरा हिमयुग की साइकिल है ये समय समय पर पृथ्वी पर घटित होती है। तो इसके पीछे का तर्क यह कहता है कि भाई जो हिमयुग और अंतरा हिमयुग की साइकिल हम देखते हैं बस उसी से कनेक्टेड है ये ग्लेशियरों का पिघलना, ध्रुवों का पिघलना, है ना, ये जितने भी बर्फ हैं उनका पिघलना, जो तापन बढ़ रहा है उसका बढ़ना, ये तमाम प्रकार की चीजें उसी से रिलेट करती हैं। ये इसके पीछे का हिडन वाक्यांश है जो कि एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप सर के स्टेटमेंट में छिपा हुआ है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि ये जो पूरा टॉपिक मैंने बताया, इसी को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में कहा जा रहा है कि भाई अब ये जलवायु परिवर्तन पर के मुद्दे पर
क्या किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ सकता है जब 20 जनवरी को ये विराजमान होंगे व्हाइट हाउस में, यानी कि जब इनका इनॉग्रेशन होगा उसके बाद क्या यहाँ की जो पर्यावरणीय नीति है, जो जलवायु नीति है, उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा क्या? और यदि कर दिया जाता है तो आप सोचें कि विश्व की एक महाशक्ति जब जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के प्रति लापरवाह हो जाएगी तो अन्य नेशंस का क्या होगा? और इसीलिए चिंता जताई जा रही है। और इसीलिए जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे यूएसए में तो देखिएगा विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट निकल कर आए थे कि भाई ट्रंप को वोट दिया जाए, यानी कि जो जलवायु वेत्ता थे, जो पर्यावरण के प्रति सजग लोग थे, उनका यही कहना था कि यदि हम ट्रंप को वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है ये प्रभावित होने की आशंका है। यहीं पर चीन का भी अपना मत निकल कर आता है कि हम विकासशील देश हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो कोष देने की बात कही गई है ये कोष हम नहीं देंगे, क्योंकि अभी कार्बन इमिशन करना हमारी मजबूरी है, हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। और यही बात है कि अगले सप्ताह जो अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन होने वाला है, यानी कि COP19, इस वार्ता में यानी कि यहां पर जो बातचीत होगी ये एक बड़े विवाद का केंद्र हो सकती है। अब COP19 तो भाई अभी हो रही है, वो विराजमान होंगी जनवरी में। मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो बाइडेन है, अभी तो भाई जो बाइडेन, मैंने पहले ही बताया कि कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में अब कार्य करेंगे, ये अहम फैसले नहीं ले सकते हैं। एक एक बात को अपने माइंड में अच्छे से सेटल डाउन करने का प्रयास करिएगा। और फिर ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको इतने ज़्यादा मैनर में आपको समझाया और इतने बेहतरीन मैनर में आपको समझाने का प्रयास किया कि ये बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर ये बात आकर समाप्त होती है। तो अब देखना यह है कि भाई ये COP29 जो हो रहा है अजरबैजान के बाकू में, इसमें जो बाइडेन क्या फैसला लेते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, इनका क्या मोड़ रहता है या फिर इनका क्या रुख रहता है इस जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्योंकि पहले भी ये विवादों में रहे हैं। और यदि ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया तो याद रखिएगा ये आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका मेन रीजन ये है कि ये स्टेटमेंट के आधार पर ही आपसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं और कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि भाई करंट से क्वेश्चन आया था, उठाया कहां से। वो एक्चुअल में जब जलवायु परिवर्तन पर ये COP29 अब चर्चा में रही है तो COP29 से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, परंतु इसके आसपास के चैप्टर से अब क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसको आप लाइक कर सकते हैं, इस पर अपना पॉजिटिव रिस्पांस दे सकते हैं और इसको शेयर अवश्य करिएगा। और यदि आप बैचेस से ज्वाइन होना चाहते हैं तो AKB लाइव कोड का यूज करके आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।